अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। प्रोग्राम में दिन भर के अहम इशूज़ पर हम तफसीलन बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या सोशल मीडिया पर जो पीटीआई की फॉलोइंग है, इस पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल तो ये है कि अगर इतने मुकदमात का उन पर इंदराज हो सकता था तो 8 से 9 महीने के बाद निगरान हुकूमत को क्यों याद आया। और जिस तरह से उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी का यह स्टेटमेंट सामने आया कि यह महज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इलेक्शन से पहले हमारी फैमिली के साथ या साबिक वजीर खारजा के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। दूसरी जानिब आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत और 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और शहदा की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने कहा कि शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। DI खान हमले के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया है उसमें कुछ अहम जो है वो नुकात इलेक्शंस के हवाले से हैं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फौज की जानिब से फराहम किया जाएगा और अब चूंकि 8 फरवरी डेट अनाउंस हो चुकी है, डेट फाइनलाइज हो चुकी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और जिस तरह से भी इस पर तमाम तर मामला चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया ROs और TROs का कि DROs जो हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए। फिर ये फैसला जो उनकी ये पेटिशन थी या उनकी जो रिक्वेस्ट थी, प्रेयर थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया अदालत की जानिब से। अब सूरत हाल क्या बनने वाली है 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर, और प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। जो रिपोर्ट एक सामने आई है नून लीग के हवाले से आलमी इदारे की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन है सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो नून लीग के इत्तेहाद बन चुके हैं इस वक्त MQM के साथ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ और सेंट्रल पंजाब में काफ लीग के साथ और मुमकिना तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इत्तेहाद बन सकता है मुस्लिम लीग नवाज का। इस रिपोर्ट और कुछ और सर्वेस के मुताबिक नून लीग की जो पोजीशन है वो कदरे मजबूत दिखाई दे रही है दूसरी सियासी जमातों की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो दूसरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेवल प्लेइंग फील्ड और दीगर खदशात का इजहार और जो इस वक्त गिरफ्तारियां मुल्क में जारी हैं उसको लेकर बहुत से सवालात आज भी उठाए जा रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है किसी तौर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते और अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी किस हद तक मजबूत होगी और फिर इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनेगी इतने तमाम तर अलाइंसेस के बाद वो कितनी मजबूत होगी। क्या वो अपना दौरानिया जो 5 साल की मुद्दत होती है क्या उसको पूरा कर सकेगी, इस पर हम तफसीलन प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 2 बड़े अहम इश्यूज हैं इकोनॉमी को लेकर। एक तो डॉलर जो PDM दौर था, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और इंडस्ट्री पर इसके बड़े गहरे खदशात हमें इसके जो असरात हैं वो देखने को मिले। इंडस्ट्री बंद हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने यहाँ पर अपने प्लांट बंद किए, सेलुलर कंपनीज बाहर शिफ्ट हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब डॉलर कदरे इस्तेहकाम डॉलर को मिल रहा है, डॉलर जो अब जिसकी परवाज थी पकड़ी नहीं जा रही थी, अब डॉलर में कुछ कमी आ रही है, उसकी कदर में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन मैं सर ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये कब तक का सिलसिला चलेगा? इलेक्शन से पहले ऐसा तो नहीं कि मामलात इलेक्शन तक ठीक होंगे और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 8 फरवरी तक, जैसे मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था, 8 फरवरी के बाद डॉलर को देखना शुरू कीजिएगा। अभी जो डॉलर है वो नीचे जाएगा क्योंकि जो ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट और एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल है, यानी फ्रीज पे लगा दिया है। और जो पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि प्लेटलेट्स और डॉलर कभी भी स्टेबलाइज नहीं रहते और प्लेटलेट्स और जो डॉलर है वो आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अब ये जो प्लेटलेट्स अब ऊपर नीचे जाने होते हैं तभी आपके डॉलर को ऊपर नीचे देखते हैं। वजारत खजाना जो इसहाक डार साहब ने जो किया था, ये सवाल उनसे बनता है
कि आपने किया क्या था। आज आपके पास जो है 281.81 रुपए जो है वो इंटरबैंक मार्केट का रेट है। ओपन मार्केट के अंदर बाइंग 281.8 की है और सेलिंग 284 की है, 284.5 की। तो सादा बात मैं आपको बता दूं, द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आगे आपका जीडीपी श्रिंक रहेगा और कोई तरक्की हो नहीं रही। इंपोर्ट्स आपने खोल दी है, मुल्क में डॉलर है नहीं, और एक्सपोर्ट्स आपकी हो नहीं रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, आपने रिसेंट टाइम में सुना होगा, नाजिर बिन हसीन, उन्होंने जो कंट्री हेड है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन नकारा हो चुकी है, पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पे नकारा हो चुकी है, जिसको मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था कि 22% का जब आपके पास होगा तो उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है, आप उसके पास जब 22% पे होगा, जब आप 9 और 10 पे नीचे नहीं गिरा सकेंगे तो ना इंडस्ट्री लगेगी, ना इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। तो दो साल तक मैंने आपको कहा है कि बुरे हालात में होंगे महंगाई के और बुरे हालात होंगे आपके जो है एम्प्लॉयमेंट के। डॉक्टर साहब, कोई जॉब वर्ल्ड बैंक की डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इकोनॉमिक मॉडल है नाकारा है और इसमें तब्दीली की जरूरत है, तभी पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। करंट इकोनॉमिक मॉडल से क्या मुराद है वर्ल्ड बैंक की? जी, वर्ल्ड बैंक की बड़ी क्लियर बात उन्होंने की है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि सब्सिडीज जो आप मुसलसल दे रहे हैं इनको कट लगाना होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को दे रहे हैं वो कम करनी होंगी। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को कोई भी प्राइवेटाइज करने को तैयार नहीं है, और जब अगर ये प्राइवेटाइज ना की तो मुल्क के अंदर 2.86 जी डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, डॉक्टर साहब के साथ हमारा रमकता हुआ। नाज़रीन, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप जानते हैं कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जितनी डील्स चल रही हैं और आईएमएफ की मुसलसल डायरेक्शन, गुज़श्ता हफ्ते एक बड़ी खौफनाक किस्म की डायरेक्शन आई कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के जो टैक्स के मामलात हैं और जो बड़े एक ले मैन के कंसर्न है बुनियादी तौर पर पेट्रोल को लेकर, बिजली को लेकर, दीगर टैरिफ्स को लेकर, उस हवाले से भी आईएमएफ की डायरेक्शंस आ रही हैं। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इस पर हम बात करें डॉक्टर हसनैन जावेद के साथ। डॉक्टर साहब, एक गुज़श्ता हफ्ते एक डायरेक्शन आई थी आईएमएफ की कि जनाब आप आइन में तब्दीली करें। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपका इकोनॉमिक मॉडल दुरुस्त नहीं है। अब जितनी क़ुव्वतें हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान को डिक्टेट किया जा रहा है और बार बार बताया जाता है कि आप ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। हमारी माने नुकसान माने या ना माने एक आम पाकिस्तानी का हो रहा है, जो या तो सैलरीड पर्सन है या जिसकी बहुत ज्यादा तवक्कुआत है सेटअप से, हुकूमत से कि उसको रिलीफ मिलेगा। मुझे आप ये बताइए कि डॉलर के कम होने से अशियाई खुर्दोनोश के अंदर, गुर्बत के अंदर कहीं से कमी वाक़या हुई है? ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं हुई। तो उन्होंने स्ट्रेट बात की है कि जो स्टेट ओन में हुकूमत का मुदाखलत है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% हर मामले के अंदर गवर्नमेंट की मुदाखलत है, यानी परमिशन देने से लेकर एसओआर तक, उसको स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसके तहत जो है ये हर मामले को रोक देते हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगने देते, और टोटल जीडीपी का 10% भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है। चुनाचे इस वजह से पहले चली गई थी। अब इस टाइम पे सारी हॉल्ट पे लगी हुई है। आईएमएफ ने जो सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 84 की बात आप कर रहे हैं, आर्टिकल 84 के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जितनी बेहुदा किस्म की आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है और आप इनको खिलाए जा रहे हैं और इनके मुलाजमीन को, जो हुकूमती मुलाजमीन और दामाद है इनको जो आप पैसा खर्च करते जा रहे हैं। जी, दोबारा राब्ता हुआ है डॉक्टर हसनैन जावेद के साथ। जो बुनियादी कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को लेकर हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में हालिया चंद महीनों में या सालों में जिस कदर उसमें तब्दीली देखने को मिली है और गैर मामूली और तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इस सुकड़ती हुई मैशत के जो असरात मुरतब हुए हैं, इस तरह से बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं जिस पर डॉलर हाइक एक बुनियादी वजह है। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, अब चूंकि डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, ट्रिपल सेंचुरी डॉलर ने क्रॉस की और जो इंडस्ट्रीज बराह रास्त जो कि डॉलर के साथ रिलेटेड नहीं थी, उन इंडस्ट्रीज को नुकसान का सामना करना पड़ा। बड़ी मिसाल हमारे सामने जो है
वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई, सेल फोन बहुत ज्यादा महंगे हो गए, या हर वो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करते थे वो प्रोडक्ट या उसका मटेरियल वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, अब डॉलर नीचे आ रहा है, इन इंडस्ट्रीज को भी कुछ फर्क पड़ेगा? जी डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अच्छा, अब आप एक और बात भी ऐड कर लीजिए कि पीआईए है उसने मैं 3 सर माह के आपसे लिए मैंने ये सवाल शायद आपने सुना नहीं, डॉलर जब महंगा हुआ, ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस की, तो जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड थी डॉलर से, या हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते थे या उनका मटेरियल इंपोर्ट करता था, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गैर मामूली तौर पर और तवक्कुआत के बरक्स से इजाफा हुआ गाड़ियों की कीमतों में, सेल फोन्स महंगे हुए, दीगर अशिया के असरात मुरतब हुए, डॉलर के असरात मुरतब हुए अशिया पर। अब डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो कीमतों में कोई कमी नहीं नजर आ रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि आपकी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं ना, आपकी ग्रोथ रेट नहीं है, आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट 22 के ऊपर पहुंच गया है। जब आपका इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद होती है वो 22 पर पहुंच जाए तो किस तरीके से इंडस्ट्री लगनी, इंडस्ट्री नहीं लग सकती। और सबसे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो डॉलर जो है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट के अंदर रेट के एक्सचेंज रेट को आईएमएफ ने स्टेबल किया अभी फिलहाल, ग्रे मार्केट बंद किया है और ओपन जो ब्लैक मार्केट है इसका सारा सेहरा जो है वो आप जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को दीजिए, उनकी वजह से मामला बेहतर हुए हैं। अदरवाइज आपकी जैसे जमहूरी हुकूमतें आएंगी आप डॉलर पिछली दफा 55.50 तक महंगा हुआ, उसके ऊपर देख लें कि ये सारी की सारी हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री है ये एक्सपोर्ट पर चलनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, लेकिन हम सारा कुछ डॉलर है नहीं, लोगों ने दोबारा से दबा लिया, डॉलर पाकिस्तान में है नहीं। और इसके अलावा जो मामला बन रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आई हैं और उन्होंने सिंपल ये कहा है कि आपके पास सिर्फ एक हल है, वो ये है कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक मामलात की मुदाखलत को बंद किया जाए और उसके अलावा जो है वो अमेंडमेंट्स करके 15% की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को रोकें। तो जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं ये कन्वर्ट कभी भी नहीं हो रही या ट्रांसलेट नहीं हो रही, इससे अशियाई खुर्दोनोश में कोई फर्क नहीं पड़ना, गुर्बत में कमी में कोई फर्क नहीं पड़ना, गरीब मुतवस्सित तबके के ऊपर टैक्सेशन का भारी इनकम ये टैक्सेस लगने हैं, टैक्सेस की रोकथाम कोई नहीं होनी, और इसके बाद सारा पैसा जो है वो सर्कुलर डेट आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन और वर्ल्ड बैंक की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको गरीब की जेब से निकाल कर देना होगा। और वर्ल्ड बैंक के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं, आज वो ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का मामले में रिफॉर्म्स करें, आज वो कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर पे रिफॉर्म करें, तो मुझे बताएं कि जब आईपीपी का मैटर उनके पास गया था तो उन्होंने हमारे पर बिलियन ऑफ द डॉलर जो है वो अपने आर्बिट्रेशनरी डिपार्टमेंट के तहत हमारे पर मजीद हर्जाने लगाए थे, हमारे अदालत में केस भी हारे थे, हर्जाना भी दिया था और आज हम कर्ज के नीचे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि इलेक्शंस का सीजन है, इलेक्शन कैंपेन मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी शुरू कर चुकी हैं, नून लीग ने कोई बाज़ाब्ता प्लान तो नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 10 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 300 यूनिट तक उनको मुफ्त बिजली फराम की जाएगी, बच्चे को तालीम तक रसाई होगी, 30 लाख घर बना कर देंगे, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह किसान कार्ड लाएंगे, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको रिलीफ दिया जाएगा, हुकूमती सरपरस्ती होगी, यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को 1 साल तक माली इमदाद देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरे मुल्क में सेहत का मुफ्त निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। एक बड़ा अच्छा 10 नुकाती प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लाखों घर बनाकर तकसीम करने का प्रोग्राम पेश किया था, सेहत कार्ड के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम पेश किया था। लेकिन सर पाकिस्तान में अब इस तरह के वादे तो किए जाते हैं और एजेंडाज तो पेश किए जाते हैं, प्रोग्राम्स तो सियासी जमातों की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती प्रोग्राम जो ये है जिसका ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमली तौर पर क्या इस पर इंप्लीमेंट हो सकता है पाकिस्तान में? देखें, इतना हद तक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी को कि कम से कम वो माशी मंशूर के साथ आए हैं। वो अलग बात है कि वही स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे, जबकि उनको नेशनलाइज करने के बजाय प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो ये मंशूर उनका मजबूत तो नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने गरीब की वही बात की, बेनजीर इनकम टैक्स की बात की, और बात एंड तक वही आ रही है कि आपको खैरात दी जाएगी, हमारे लिए काम नहीं ढूंढा जाएगा। उन्होंने एक्सपोर्ट लेड सोसाइटी की बात नहीं की, उन्होंने इंडस्ट्री की बात नहीं की, उन्होंने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर को खत्म करने की बात नहीं की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं की, और स्मॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की
तैयारी के ऊपर और डोमेस्टिक बिजनेस को बिल्ड करने की बात नहीं की, और बात वही इनकम स्टेटमेंट फंड की बात हो रही है, बेनजीर इनकम स्टेटमेंट फंड की बात हो रही है, तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कम से कम कोई सियासी जमात जो मंशूर के साथ तो आई है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये चाहिए कि वर्ल्ड बैंक और बाकी मामलात के साथ बैठ के और मुल्क में पाकिस्तानियों की एक टीम मईशतदानों की बनाकर इसको एक स्ट्रक्चर के तहत पे अपना मंशूर को देखना पड़ेगा। आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का जो हमें अजाब दिया गया है, ये भुट्टो साहब के दौर का दिया गया है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको रीडू करके स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को हल करेंगे, तब वर्ल्ड बैंक वाली जो बात है, वो नाजिब बिन हसीन साहब की जो बात है, उन्होंने दुरुस्त किया कि अगर ये स्टेट ओन इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट की मुदाखलतें हर मामले में, यानी परमिशन देने के ऊपर भी जो इतनी बड़ी करप्शन करते हैं और इस पर रिश्वत सतानी करते हैं, ये खत्म कर दें तो मामला बेहतर हो सकता है। सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी है। तो ये मसला जो है, ये कोई जमहूरी हुकूमत हल नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि आज भी डॉलर अगर दोबारा से वापस आया और साथदार साहब ने जो सारी की सारी गेम प्लान बनाया था उसका नुकसान हुआ और डॉलर का बेड़ा गर्क जो उन्होंने किया था, वो सारी जमहूरी पार्टियां ऐसे ही करती रहेंगी। बेहतर यह है या तो इसको फ्रीज पे लगा दें या एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप, ये काकड़ साहब जैसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप को लाना जरूरी होगा, वरना जमहूरी हुकूमतें कॉम्प्रोमाइज्ड रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, टैक्सेस जो हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहे हैं पाकिस्तान में। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की, या निगरान प्राइम मिनिस्टर की कराची में स्टॉक एक्सचेंज में जो मुलाकात हुई बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और इससे पहले भी खदशात बिजनेस कम्युनिटी के आते रहे कि हम जो सरकार की तरफ से टैक्सेस लगाए जाते हैं या जो इकोनॉमिक पॉलिसी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, वो नॉन फ्रेंडली है। और एक बहुत बड़ी सेलुलर कंपनी अब पाकिस्तान से शिफ्ट कर रही है, पाकिस्तान में अपने तमाम तर जो ऑपरेशंस हैं वो फरोख्त कर चुके हैं, और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लेकर, बड़े बड़े जो जायंट्स हैं उनको लेकर कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि दूसरे मुमालिक से यहां पर आकर कंपनीज इन्वेस्ट भी करें, यहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और उनका कारोबार भी फ्लरिश हो। यहां पर आकर जो भी अपना सेटअप लगाता है वो फिर परेशान हो जाता है कि इतनी नॉन फ्रेंडली पॉलिसी, हम किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर देते तो बेहतर था। देखें, इतनी सारी रिश्वत का पैसा उन्होंने देना है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट से कोई इंडस्ट्री आती है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स की आई थी, मैं नाम नहीं लेता, उससे उन्होंने 3 अरब रुपए की रिश्वत खाई। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने भी खाई, कॉमर्स ने भी खाई, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी खाई, और फिर कंपनी को ब्लॉक कर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से क्लियर कराओ। ये तरीका कार रहेगा तो कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आएगी? ठीक है, इस तरीकाकार को जो हमारा कई दहाइयों से चलता आ रहा है, अब जो मियां नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट था कि हम इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के हवाले से पूछगछ नहीं करेंगे या उस हवाले से जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, मार्जिन दिया जाएगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है उनको, लगता आपको इस तरह से है कि नून लीग की जो पॉलिसी है, जो मुआशी मंशूर है, वो किसी ना किसी हद तक बिजनेस कम्युनिटी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? किसी किस्म का मंशूर बिजनेस कम्युनिटी के लिए फायदेमंद नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को सिर्फ अपना मुफाद जरूरी है, वो उनके लिए यही फौजी हुकूमत बेहतर है, और फौजी हुकूमत के अंदर वो अपना मुफाद देखते हैं। और यही वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नैरो इलीट को फायदा हो रहा है, 2% अशराफिया को फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट के भी मैंने आपको बता दिया था, 33 खानदानों को फायदा हुआ है। ऑल टाइम हाई जो गया है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है, यानी ओजीडीसी के अंदर, बाकी चीजों के अंदर जो हुकूमती स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पीआईए का जो पैसा आपने लिया हुआ है, ये 270 अरब रुपए आपने हुकूमती गारंटी देकर लिया है, ये कमर्शियल बैंक से लिया है। अभी ये कर्जा जब वापस नहीं कर सकेंगे, आपको पता है 29 जहाज से आप सिर्फ 15 जहाज पर रह गए हैं, और जब आपके ऊपर कर्जा पकड़ना है, इसने बैंकक्रप्ट हो जाना है, और इसके बाद फिर आप डॉलर की सिचुएशन देखिएगा क्या होने वाली है। पाकिस्तान में धमाल पड़ जाएगी, महंगाई और गुर्बत राज करेगी, और किसी को खाने पीने की कोई अशिया उनके पहुंच से दूर हो जाएगी। इस वक्त मुल्क में 40% लोग हैं जिनको 100 रुपया भी नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर तो हम बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है, सूरत हाल ठीक नहीं है।
दो सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं। हमने कहा कि हमें इलेक्शन दे तो उसके साथ पुरअमन इंतखाबी माहौल भी दें। हम आज़ाद माहौल के साथ इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर हमारे वर्कर को, हमारे कारकुन को कुछ हुआ या नुकसान हुआ या बदअमनी का शिकार हुआ तो जिम्मेदार उसका इलेक्शन कमीशन होगा और चीफ जस्टिस होगा। अब ये स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान ने तीसरी मरतबा दिया। 2 मरतबा पहले भी वो अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं और इस तरीके से जिस तरह से बदअमनी के हवाले से बात कर रहे हैं, पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तमाम तर जो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड को दरपेश तहफुजात हैं और इस वक्त कागजात नामजदगी जमा होने पर जितना शोर शराबा हुआ, इन तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। सदर मुमलिकत ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आप इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं करवा रहे, उस वक्त सवालात उठे कि इलेक्शंस डिले होने का जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा जरूरी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने वाले हैं उस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं और जो मतलूबा ताउन है उससे क्या मुराद। हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत और इसका एलामिया हम पहले भी प्रोग्राम में आपके सामने रखा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बिलावास्ता ख़तरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़म का अयादा किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और भारतीय फ़ौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। बढ़ते हुए जो ख़तरात हैं, जो चैलेंजेस हैं खित्ते को दरपेश, हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई और शुरका का टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार भी सामने आया है। और जो आम इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ज़रूरी ताउन फराहम करने का अयादा किया गया है। मज़ीद इस हवाले से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हम इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए, डायरेक्ट हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत के उसमें मुलव्वस होने के, या जो टीटीपी के हाइड आउट्स अफ़गानिस्तान में हैं वहाँ से बाकायदा पुष्ट पनाही हासिल है अफ़गान तालिबान हुकूमत की, और तमाम तर शवाहिद, तमाम तर नेटवर्क किस तरह से चलता रहा, तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम इसको इस्टेब्लिश भी कर चुके हैं, दुनिया को दिखा भी चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं मुस्तकबिल में, और अगर हम एक बॉर्डर पर हमारा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है इंडिया के साथ, तो क्या अफ़गानिस्तान के साथ भी हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के तमाम मामला। जी बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और क्योंकि हम समझते हैं कि पीस और स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में वो लिंक है विद पीस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के साथ भी। एक्सक्यूज मी जी। सो देयरफॉर इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस उनको शो किया है कि वहां से जिस तरह टीटीपी और दूसरे जो टेररिस्ट आउटफिट से वो ऑपरेट कर रहे हैं, सेफ हेवंस वहां पे हैं और वहां से बेस ऑफ ऑपरेशन है, वहां पे प्लानिंग होती है, सारा कुछ वहां से आते हैं। हमारी रिक्वेस्ट जो अफगान गवर्नमेंट से थी कि आप इनको सेफ हेवन यूज नहीं करने दें, और सेकंडली अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए आप इनको हमारे हैंड ओवर कर दें। और जिस पे और हमने एविडेंस भी शो किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी शो किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, टॉम वेस्ट जो स्पेशल एनवाई है उसने भी अपना कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अटैक अफगानिस्तान से हो रहे हैं, और लिंडा थॉमस से यूएस की जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसने भी अपना कंसर्न शो किया कि अफगानिस्तान से क्या हो रहा है, और फिर वहां पे एक थ्रेट डेवलप कर रहा है। देखें, जब तक ये चीजें एड्रेस नहीं होंगी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर बना सकता है। आज तो हमारी ख्वाहिश है कि ये चीजें वहां पे चीजें एड्रेस होनी चाहिए,
तो फिर यकीनन पाकिस्तान चाहेगा हमारे जो मगरबी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो महफूज रहे, ताकि हम कंसंट्रेट एक बॉर्डर पे करें। लेकिन बदकिस्मती से कि ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है अभी तक डिलीवर नहीं कर सकी है एज पर आवर जो डिमांड जो है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ के इस हवाले से बड़ी काविशें हैं। डॉलर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमें अच्छी सूरत हाल देखने को मिल रही है। जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सी काविशें हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। हम इस पर पहले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आज इस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की गई है शुरा की जानिब से कि तमाम तर ताउन फराहम किया जाएगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है, इलेक्शन में अब 1-1.5 महीना है, काफ़ी मुतनाज़ा है। बहुत सी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जैसे कि जो PTI के इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खदशात हैं। ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में इलेक्शन कमीशन लोगों को एतमाद में नहीं लेता, तो ये सवालात तो फिर इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद भी 8 फरवरी के बाद भी खड़े होंगे। किस तरह से ताउन फराहम किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को फौज की जानिब से? देखें जी, एक तो इलेक्शन कमीशन का एक आईनी किरदार है और आईन पाकिस्तान के तहत उन्होंने अपनी ड्यूटीज अदा करनी है, और बाकी जो ऑब्जेक्शंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज के राइट है, वो अपना उसको रेज कर सकते हैं। एज फार एज आर्मी का रोल इज कंसर्न कि वो जो अभी डिमांड इलेक्शन कमीशन की डिमांड के मुताबिक ये फोर्सेज जो हैं ट्रूप्स मुहैया किए जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि वो बेसिक हमारा रोल जो होगा आर्मी का हमेशा हमेशा सिक्योरिटी का रोल होता है। सिक्योरिटी है, क्विकली एक्शन फोर्स है, फॉर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैलेट पेपर्स वगैरह ये हो सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन की कोई और ड्यूटी होगी। तो ये वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें चीफ ने अभी क्लियर कट जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि पाकिस्तान आर्मी जो फुल असिस्टेंट जो भी मदद होगी वो दे विल प्रोवाइड। तो मेरा ख्याल में ये खुशाइन बात है ये, जिसमें अफवाज पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट मुहैया करेंगे। ठीक है सर, कुछ कंसर्न्स ये भी आ रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे टेररिज्म को लेकर, अफगानिस्तान से जो भी अभी इंसिडेंट्स हुए, जो टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में हुए, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कुछ सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमन व अमान का खदशा अब अफगानिस्तान से, जो हमने एक ऑपरेशन भी किया पूरा, यहाँ पर जो गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन यहाँ पर मुकीम थे, आपने बड़ी डिटेल में हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू भी की, चूँकि आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। सर, सिक्योरिटी इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं फरवरी के महीने में या आने वाले कुछ इलेक्शन से पहले, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान में छुपा बैठा है। जी हाँ, देखिए हमलों के खतरे तो मौजूद हैं, और लेकिन हम ये जो हमले हुए हैं जो हमने अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद से एक हमने सर्च यकीनन देखी है चतरा से लेकर पसनी तक। लेकिन अभी रिसेंटली अभी चंद अगर जो आप देखें कि हालात में बेहतरी आई है, तो हालात भी ऐसे नहीं है जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2010 के हालात थे या 2016 वाली सिचुएशन नहीं है। क्योंकि फाटा की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त फाटा में तो बेसिकली फाटा को तो टेररिस्ट कंट्रोल कर रहे थे 2010 और 2016 के दरमियान, 62% उनके कब्जे में था। लेकिन उसके बाद ये देखें कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी थी लोगों की, आज वो हालात नहीं है। तो देखा जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जानिब गामजन है। ताहम इन हमलों के देखें कि सुसाइड अटैक्स होते हैं या दूसरे हमले, इनको रूल आउट तो आप नहीं कर सकते हैं। हमारे दुश्मन चाहे वो कहीं भी बैठे, स्लीपर सेल्स भी हैं, आपके इंडिया कभी आपको कोशिश में आपको मतलब आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल को नहीं देखना चाहेगा, वो आपको डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा बाय यूजिंग थ्रू स्लीपर सेल्स जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और अफगानिस्तान के अंदर देखें प्रॉक्सीज जो वो वहां पे है, TTP और दूसरे जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो वो चांसेस हैं, बट मेरा ख्याल में सिचुएशन बेहतरी की तरफ गामजन है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शंस और मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उस पर हम तफसीलन बात कर रहे थे प्रोग्राम में। जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी गिरफ़्तारी और जिस तरह से आज दोबारा 12 मुकदमात में उनको गिरफ़्तार किया गया और गुज़श्ता रोज़ उनकी गिरफ़्तारी के जो मनाजिर थे इस वक्त ट्विटर पर, यूट्यूब और फेसबुक पर ये टॉप ट्रेंडिंग में है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसको बहुत ज़्यादा कवर किया जा रहा है और जो पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक समझे जाते हैं वो इसको इस तरह से कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर, एक वज़ीर ख़ारजा जो कि बड़े बयानात दिया करते थे पाकिस्तान को लेकर, इतना इम्पोर्टेंट वो मिनिस्ट्री पर थे, इतने इम्पोर्टेंट ऑफिस पे थे, उनको इस तरह से गिरफ़्तार किया गया। और ये जो विजुअल्स हैं ये इंतहाई दिलखराश हैं। जो उन्होंने अदालत में पेश होकर अपना स्टेटमेंट दिया है वो नाकाबिल बयान है और नाकाबिल यकीन है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे मुक्के मारे गए, मुझे SHO की जानिब से लात मारी गई और गालम गलोच का या तज़हीक आमेज़ रवैया मेरे साथ इख्तियार किया गया और जो सलूक रवा रखा गया, मुझे ज़मीन पर सुलाया गया या ज़मीन पर लेटाया गया, ठंडे कमरे में मुझे रखा गया। ये जो बयान उन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर दिया है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इंतहाई दिल खराश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो तो इस पर बात कर रहे हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, वो भी इस पर बात कर रही हैं। इसको कंडेम भी किया जा रहा है, मजम्मत भी की जा रही है। लेकिन अहम सवाल ये है कि अगर PTI के वज़ीर ख़ारजा के साथ आज ये हो रहा है तो क्या ये नून लीग के वज़ीर ख़ारजा के साथ कल नहीं हो सकता या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा के साथ परसों नहीं हो सकता? ये मामलात अगर आज एक के साथ है तो कल दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान और जो कि एक उभरती हुई क़ुव्वत है या एक उभरती हुई ताकत है, उसके वज़ीर ख़ारजा के साथ इस तरह के विजुअल्स और एक संजीदा पॉलिटिशियन के साथ इस तरह का रवैया और मीडिया पर वो चला, ये इंतहाई काबिल तकलीफ़ है, बाइस तकलीफ़ है और किसी न किसी हद तक इस पर सवालात जो उठाए जा रहे हैं वो वैलिड भी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रुखसान मीर को न्यूज़ फीड इजाज़त, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।